नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइग्रेशन इन इंडिया। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आईआईटी इंदौर की एक डिटेल्ड रिसर्च ने दिखाया कि कैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भारत के शहरों की लाइफ को रिशेप कर रहा है। दोस्तों, माइग्रेशन सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये काम करने के तरीके, रहने की कंडीशन, हेल्थ और सिटी लाइफस्टाइल सब कुछ बदल रहा है। आईआईटी इंदौर के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप ने बताया कि माइग्रेंट्स अक्सर एक हाइब्रिड लाइफ जीते हैं। एक तरफ गांव की ट्रेडिशन और दूसरी तरफ शहरों की चुनौतियां जैसे कि रेंट देना, रोज का कम्यूट और इनफॉर्मल जॉब्स के अंदर सर्वाइव करना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टडी ने माइग्रेशन ड्यूरेशन और लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे कि हाइपरटेंशन और ओबेसिटी के बीच में लिंक पाया। यानी कि शहर का जो स्ट्रेस है वो सीधे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं माइग्रेशन होता क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि आईओएम, इसके अनुसार माइग्रेशन वो प्रोसेस है जब कोई व्यक्ति अपने यूजुअल रहने के स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है, चाहे वो उसी देश में जाए या किसी दूसरे देश में जाए। सिंपल लैंग्वेज में, जब लोग अपने स्थायी निवास स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर बसने जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। अगर हम बात करें सेंसस ऑफ इंडिया की, ये माइग्रेंट को कैसे डिफाइन करता है। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान और उसका करंट रहने का स्थान अलग है तो वो माइग्रेंट कहलाता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने लास्ट रेजिडेंस से मूव होकर किसी और जगह सेटल हुआ है तो उसे भी माइग्रेंट माना जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि भारत में लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का यानी कि माइग्रेशन के क्या रुझान है। ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 2023 के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार है। अगर बात करें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के बारे में, इस रिपोर्ट के अनुसार 18.9% लोग जो हैं गांवों से शहर की ओर आए हैं। ये माइग्रेशन जो है एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर इसकी तलाश में होता है। यानी कि बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए लोग गांवों से शहर की तरफ पलायन करते हैं। अगर बात करें अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन के बारे में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15.9% लोग जो है एक शहर से दूसरे शहर के अंदर गए हैं। इसका कारण है कैरियर ग्रोथ, ट्रांसफर या बेहतर लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति पुणे से बेंगलोर केवल इसलिए शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे काफी आईटी जॉब है। अगर हम इन दोनों माइग्रेशन को कंबाइन कर दे यानी कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, उसके अलावा अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 35% है। यानी हर 3 में से एक माइग्रेंट अब जो है अर्बन एरिया की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं रूरल टू रूरल माइग्रेशन के बारे में, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव के अंदर जाना। ये जो है सबसे कॉमन माइग्रेशन पैटर्न है और रिपोर्ट के अनुसार इसका कंट्रीब्यूशन 55% है। लोग जो है अपने ही या पास के गांवों में शादी, खेती या पारिवारिक कारणों से शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण महिलाएं शादी के बाद अपने नए गांव में बसती हैं। ये भी माइग्रेशन कहलाता है। अब बात करते हैं अर्बन टू रूरल माइग्रेशन के बारे में, यानी कि जो लोग शहरों से गांव की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ये केवल 10% के आसपास है और ऐसा मेनली तब होता है जब लोग रिटायरमेंट के बाद अपने गांव लौटते हैं या फिर पेंडेमिक जैसे हालात में टेम्परेरी रिटर्न करते हैं, जैसा कि कोविड-19 में हुआ था। अगर ओवरऑल माइग्रेशन पिक्चर को देखें तो कुल मिलाकर भारत की लगभग 28.9% पॉपुलेशन यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग माइग्रेंट हैं। 2011 में ये जो डेटा था 37.6% था। उसके मुकाबले ये जो है कम हुआ है। मतलब माइग्रेशन अभी भी स्टेबल है लेकिन अर्बनाइजेशन की गति बढ़ रही है। और एक एस्टीमेट के अनुसार 2030 तक ये अनुमान है कि 40% से ज्यादा भारतीय आबादी अर्बन एरिया में रह रही होगी। अगर हम माइग्रेशन पैटर्न को देखें, अगर बात करें आउटबाउंड कैटेगरी के बारे में, यानी कि उन स्टेटों के बारे में जहां से लोग जाते हैं, तो इनके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र शामिल हैं। यहाँ से लोग जो है अक्सर रोजगार और बेहतर शिक्षा के लिए माइग्रेट करते हैं। और अगर बात करें इनबाउंड कैटेगरी की, यानी कि उन स्टेटों की बात कर रहे हैं जहां पे लोग अक्सर जाते हैं, यानी कि जिन स्टेट के अंदर वो माइग्रेट करते हैं, तो इन स्टेट के अंदर आते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अगर बात करें फास्टर ग्रोइंग डेस्टिनेशंस के बारे में, तो इसके अंदर वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक आते हैं क्योंकि यहाँ पे नए औद्योगिक और अर्बन ग्रोथ हब्स बन रहे हैं, इसलिए वो माइग्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये पूरी पिक्चर हमें दिखाती है कि भारत में माइग्रेशन अब सिर्फ गांव से शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये जो एक मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है जहां लोग जॉब, एजुकेशन, मैरिज और लाइफस्टाइल के लिए अलग अलग एरिया के अंदर माइग्रेट करते हैं।
दोस्तों अब सवाल आता है कि लोग माइग्रेट करते क्यों हैं, यानी वे अपना घर, गांव या शहर छोड़कर कहीं और क्यों जाते हैं। इसका जवाब हमें 2011 के सेंसस के आंकड़ों और माइग्रेशन स्टडी से मिलता है। माइग्रेशन के अंदर मैरिज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 29% है, यानी कि ज्यादातर महिलाएं शादी के बाद दूसरे गांव या शहर में जाके बस जाती हैं। अगर बात करें मूव्ड विद फैमिली के बारे में तो इसका कंट्रीब्यूशन 26% है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर पूरा परिवार जो है साथ में नई जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर बात करें वर्क या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि नौकरी, कारोबार या रोजगार की तलाश में लोग जो है माइग्रेट करते हैं, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है। अगर बात करें आफ्टर बर्थ रिलोकेशन के बारे में, यानी कि बच्चों का जन्म होने के बाद परिवार नई जगह चला जाता है, तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 5.5% है। अगर बात करें एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन की तो इसका कंट्रीब्यूशन 2% है, यानी कि पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना। और अदर रीजन की अगर बात करें तो उसके कंट्रीब्यूशन 12% है। अदर रीजन के अंदर आते हैं जैसे कि हेल्थ, हाउसिंग, उसके अलावा कन्फ्लिक्ट या जो है पर्सनल चॉइस। दोस्तों माइग्रेशन के पीछे के कारणों को दो बड़ी कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। ये होते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। अगर बात करें पुश फैक्टर, ये जो है लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। ये वो कारण होते हैं जो किसी जगह को रहने लायक नहीं छोड़ते, लोग सर्वाइवल या बेटर लाइफ के लिए निकल पड़ते हैं। अगर बात करें कौन कौन से पुश फैक्टर्स होते हैं तो इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आती है, लो इनकम और पॉवर्टी आती है, उसके अलावा ड्रोट या क्रॉप फेलियर हो जाए तब भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कन्फ्लिक्ट, इस टाइम पे भी जो लोग हैं माइग्रेट करते हैं। उसके अलावा जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं जैसे कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या साइक्लोन आ जाए, इस टाइप की जब आपदाएं आती हैं तब भी जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो ये सब जो है पुश फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अगर बात करें पुल फैक्टर्स की, यानी कि वो फैक्टर्स जो लोगों को नई जगह की ओर खींचते हैं। लोग अक्सर वहां जाते हैं जहां उनको बेहतर अवसर, सुरक्षा और अच्छी सुविधाएं दिखती हैं। अगर बात करें मेन पुल फैक्टर्स के बारे में तो इसके अंदर आता है बेटर जॉब, वेजेस, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी, अर्बन फैसिलिटीज, सोशल स्टेबिलिटी। ये सब जो है फैक्टर एक बंदे को अट्रैक्ट करते हैं माइग्रेशन के लिए। सिंपल लैंग्वेज में पुल फैक्टर वो होते हैं जहां पे लोगों को उम्मीद दिखती है, लोग वहां पे चले जाते हैं। दोस्तों माइग्रेशन का असर सिर्फ जगह बदलने तक सीमित नहीं रहता, ये देश की इकोनॉमी, डेमोग्राफी और सोसाइटी, इन तीनों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसका असर दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की। अगर बात करें पॉजिटिव इफेक्ट्स की इसके अंदर, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं आज इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। यूएनडीपी के डेटा के अनुसार ये देश के जीडीपी का लगभग 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, खासकर सर्विसेज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और जो इनफॉर्मल सेक्टर है इनके अंदर। जब माइग्रेंट वर्कर शहरों में काम करते हैं तो रेमिटेंसेस यानी कि जो पैसा कमाते हैं वो अपने गांव में भेजते हैं, जिससे गांव में वो लैंड परचेज करते हैं, एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ केयर को बेहतर करते हैं। माइग्रेशन की वजह से जो रूरल इलाके हैं उनके अंदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि लोग जो है शहरों में कमाते हैं और वो अपने गाँव के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे खर्चा करते हैं। इससे जो लोकल इकोनॉमी है उसको एक नया जीवन मिलता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो शहर में कमाता है वही गांव को चलाता है। अगर बात करें नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, माइग्रेंट वर्कर्स को अक्सर लो वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन की कमी को झेलना पड़ता है, क्योंकि भारत की 90% वर्कफोर्स अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। इनको जो है कोई फिक्स सैलरी, इंश्योरेंस या पेंशन नहीं मिलती। इस वजह से माइग्रेशन जो एक टेम्परेरी सर्वाइवल सोल्यूशन बन जाता है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं बनता। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ये जो वल्नरेबिलिटी थी साफ दिखी। करीब 1.14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को अपने गांवों की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि शहरों की जॉब अचानक बंद हो गई और जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है वो भी टूट गया था। यानी कि जिस सिटी ने सबसे पहले काम के लिए बुलाया था उसी सिटी को मुश्किल टाइम में उनको छोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। माइग्रेशन का असर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पर पड़ता है। बहुत सारे रूरल इलाकों के अंदर जो यंग मेल पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि मेल जो हैं वो काम के लिए शहर चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। वहीं कुछ अर्बन एरिया में फीमेल डोमिनेटेड माइग्रेशन देखने को मिलती है, जैसे कि नर्सिंग हुआ या जो डोमेस्टिक वर्क हुआ इनके अंदर। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है केरला का कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे फीमेल जो है अपरोड माइग्रेट करती हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के अंदर। तो दोस्तों माइग्रेशन सिर्फ नंबर नहीं बदलता, ये जो है पूरी फैमिली और जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बदल देता है। अब बात करते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स के बारे में। अगर बात करें इसके पॉजिटिव साइड के बारे में, तो माइग्रेशन से सिटीज के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है। अलग अलग स्टेट से
और जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, जिससे फूड, म्यूजिक, फेस्टिवल और जो लाइफस्टाइल है इसका एक अच्छा खासा मिश्रण बन जाता है। इस वजह से अर्बन वाइब्रेंसी और जो इनोवेशन है वो बढ़ती है। हर कल्चर जो है कुछ अपना नया जोड़ता है। मुंबई, दिल्ली और जो बेंगलुरु है, इस टाइप के बड़े शहर एक मिनी इंडिया बन चुके हैं। बट अगर बात करें इसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, तो माइग्रेंट्स को नई जगह के ऊपर लैंग्वेज बैरियर, हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन और कई बार आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार जो एक सेपरेट माइग्रेंट क्लस्टर बन जाता है जहां लोग अपने ही समुदाय में सीमित रह जाते हैं। इस वजह से सोशल डिवाइड और जो रीजनल टेंशन है वो बढ़ने लग जाती है। 2008 के अंदर महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स पर अटैक हुए, जो कि ये दिखाता है कि कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग और रीजनल पॉलिटिक्स किस तरीके से वोलेंस में बदल सकती है। तो दोस्तों, माइग्रेशन जो है भारत की इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन साथ ही ये जो है सोशल स्ट्रेस और इनइक्वलिटीज को भी पैदा करता है। इसलिए जरूरत है एक ऐसे इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की और सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज की जो माइग्रेंट्स को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि सिटीजन विद डिग्निटी के रूप में देखे। दोस्तों, माइग्रेशन का प्रेशर सिटीज पर साफ दिखता है। पुणे जैसे शहर में आज 560 से ज्यादा स्लम है, जहां पे 30 से 40% पॉपुलेशन रहती है। आईआईटी इंदौर की अर्बन सिस्टम यूनिट के अनुसार अनप्लान्ड ग्रोथ और जो मैसिव इन्फ्लक्स होता है पॉपुलेशन का, ये जो है मिलकर हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और जो सेफ्टी सिस्टम है इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। यानी कि माइग्रेंट्स जो है वो शहर को बिल्ड भी कर रहे हैं और स्ट्रेस भी झेल रहे हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट के मेजर्स के बारे में, गवर्नमेंट ने जो माइग्रेंट वेलफेयर के लिए कई नेशनल इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना। इसके तहत लो इनकम फैमिलीज और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत जो है फ्री राशन और कैश ट्रांसफर हुआ कोविड-19 के दौरान। उसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से कहीं पे भी सब्सिडाइज राशन देने की सुविधा दी गई है। और अगर बात करें ई श्रम पोर्टल के बारे में, तो ये जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया। इसका मेन एम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए एक नेशनल डेटाबेस को तैयार करना। इससे जो है सरकार को इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इंश्योरेंस बेनिफिट और जो इमरजेंसी एड है उनको सीधे पहुंचाने में मदद मिलती है। अब तक इंडिया के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा वर्कर जो हैं ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। अगर बात करें पीएम स्वनिधि के बारे में, ये जो योजना है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो है कई वेंडर्स की रोजी रोटी चली गई, इसलिए सरकार ने जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि शुरू की। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का आसान लोन मिलता है ताकि वे अपना छोटा बिजनेस दोबारा शुरू कर सकें। लोन का टाइम पे रीपेमेंट करने से कैशबैक और जो नेक्स्ट लोन एलिजिबिलिटी है वो भी दी जाती है। अगर बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की, ये जो योजना है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। जो वर्कर 18 से 40 साल की उम्र के हैं और जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, वे हर महीने थोड़ा सा पैसा जमा करके 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 पर मंथ की पेंशन पा सकते हैं। सरकार जो है वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन के बराबर ही राशि खुद जमा करती है, यानी कि ये जो है को कंट्रीब्यूशन मॉडल है। दोस्तों, आप समझते हैं माइग्रेशन सिस्टम को इंक्लूसिव और फेयर बनाने के लिए भारत को कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक नेशनल लेवल सेफगार्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिससे उनके वेजेस, हाउसिंग, हेल्थ केयर और जो सोशल बेनिफिट हैं हर स्टेट में सुरक्षित रहें। पुराने कास्ट बेस्ड लेबर रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज किया जाए ताकि वर्कर्स की पहचान उनके स्किल और प्रोडक्टिविटी से सुनिश्चित हो, न कि सोशल बैकग्राउंड से। इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट को अपडेट करके पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम लागू किया जाए, यानी मजदूर किसी भी राज्य में जाए उसे वही अधिकार मिले। अगर बात करें एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स के बारे में, कई जगह के ऊपर डोमिसाइल बेस्ड रेस्ट्रिक्शन होती हैं। ये रेस्ट्रिक्शन माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड कर देती हैं। इसको हटाकर सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब और हाउसिंग मिलनी चाहिए। साथ ही एम्प्लॉयर्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनके लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस भी लागू की जानी चाहिए। अगर बात करें एक्सेस टू बेसिक एंटाइटलमेंट्स, इसके बारे में माइग्रेंट्स बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान और जो अदर स्कूल एनरोलमेंट प्रोग्राम है इनमें शामिल किया जाए ताकि वे डिस्प्लेसमेंट के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो पाएं। हेल्थ कार्ड और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं उनको पोर्टेबल बनाया जाए ताकि वर्कर्स को नई जगह के ऊपर भी सेम सुविधाएं मिलें। अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, माइग्रेंट्स अपने गांव में पैसे भेजते हैं लेकिन रेमिटेंस कॉस्ट अभी ज्यादा है। इसको घटाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यूपीआई और जो डिजिटल बैंकिंग है इसको रूरल एरिया तक बढ़ाया जाए। उसके अलावा लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स और जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स हैं उनको भी माइग्रेशन लिंक्ड सेविंग योजनाओं से जोड़ा जाए। अगर बात करें डेटा ड्राइवन गवर्नेंस के बारे में,
माइग्रेशन पॉलिसी तभी इफेक्टिव होगी जब डेटा एक्यूरेट होगा। केरल का जो माइग्रेशन सर्वे मॉडल है उसको नेशनल लेवल के ऊपर लागू किया जा सकता है, जहां पे हर 5 साल में माइग्रेशन ट्रेंड, रेमिटेंसेज और जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है उसका सर्वे किया जाए। इससे सरकार को रियल टाइम प्लानिंग और टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, माइग्रेशन जो है एक डबल एज प्रोसेस है। ये इंडिया की अर्बन इकोनॉमी का इंजन भी है और इंक्लूजन और प्लानिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। आईआईटी इंदौर की रिसर्च हमें याद दिलाती है कि इंडियाज न्यू सिटीज आर बिल्ट बाय माइग्रेंट्स, लेकिन उनकी लिविंग कंडीशन में अभी भी इनइक्वालिटी साफ दिखाई देती है। एक सस्टेनेबल माइग्रेशन पॉलिसी के लिए हमें जरूरत है एक बेटर सिटी प्लानिंग की, माइग्रेंट सेंसिटिव वेलफेयर स्कीम्स की और रूरल वैल्यूज को अर्बन सिस्टम के साथ बैलेंस करने की एक नई सोच। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।